हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ खास है, तो आज मजा आने वाली है वीडियो देखने में। तो चलिए सबको शेयर कर दीजिएगा। इसकी क्विज वगैरह पीडीएफ वगैरह सब कुछ भेज दी जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर, तो आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की, कहीं आप भूल न जाओ। कर लेते हैं क्विकली रिवीजन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला विकी कौशल को। और राजस्थान राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की हुई है। एक नए प्रकार के पुरस्कार की शुरुआत करी हुई है। वहीं बाल्टिक सागर में नाटो ने दोस्तों बाल्टॉप्स नामक नौसैनिक अभ्यास किया हुआ है। और अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं बजराम बेगज। भारत ने दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय रेलवे को यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। और वहीं सिक्किम की ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम की राजकीय तितली का दर्जा मिला है। एमरव नाम से रबर बोर्ड ने एक नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया। और अभी चिल्का झील के किनारे मछली पकड़ने वाली अजीबोगरीब बिल्लियों की ट्रैकिंग की गई है, उनकी काउंटिंग की गई है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में दोस्तों भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि सीरीज की चौथी मिसाइल होती है। तो ये तो कल के दिन के टॉप 10 क्वेश्चंस थे जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की वीडियो देखने में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है, खास करके इंग्लिश स्टूडेंट को जो आप चाहते थे वो मिलने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है आपको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है? तो 8 जून को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनमें से विश्व महासागर दिवस। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 को मनाया जाता है। 18 कब? 18 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विश्व महासागर दिवस की, जो कि कल मनाया गया, वर्ल्ड ओशियन डे। ये महासागरों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, महासागरों से क्या लाभ होते हैं व्यापारिक दृष्टि से, ठीक है, दृष्टिकोण से, और कैसे देशों को कनेक्ट करता है व्यापार के माध्यम से, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशियन। इसकी शुरुआत करने की घोषणा पहली बार तो की गई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2008 में इसको मंजूरी दी, प्रस्ताव पास किया, और उसके बाद से ये मनाया जाना शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाकर कितना किया? तो मैंने आपसे क्या कहा था कि रेपो रेट फिर से बढ़ने वाला है। जून में मीटिंग होने वाली थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, और मैंने आपसे बताया था कि इस मीटिंग में एक बार दोबारा से बढ़ाया जाएगा रेपो रेट। क्यों? क्योंकि जब इमरजेंसी मीटिंग बुला करके बढ़ाई गई थी रेपो रेट की स्थिति, कारण ये है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद संकेत आरबीआई ने दिए थे कि अभी तो और बढ़ाया जाएगा, इकट्ठे नहीं बढ़ाया जाएगा लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आरबीआई ने अभी 50 बेसिस पॉइंट पर और वृद्धि कर दी है, और अब रेपो रेट हो गया 4.90%। आप यहाँ पर देख पाएंगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इंडिया ने हाइक किया है रेपो रेट। क्लियर है? इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, जो महंगाई दर है बढ़ती जा रही है, जो उससे निपटने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है? तो आज की वीडियो में यही चीज मजेदार मिलने वाली है आपको। सभी क्वेश्चंस में मैं आपको न्यूज आर्टिकल का रेफरेंस दे करके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया हुआ हूँ। अब इंग्लिश में भी मिलेगा आपको, हिंदी में भी मिलेगा आपको। तो हिंदी वाले यहाँ पर देख सकते हैं। अब कौन कौन से मौजूदा रेट्स हैं, तो देखिए यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे द्वारा लिखा जाएगा और डिटेल होगा, ये हिंदी में होगा। हिंदी बोले तो इसमें जो कठिन शब्द होंगे वो इंग्लिश में भी मैं लिखा करूंगा, लेकिन जो न्यूज आर्टिकल भी दे दिया करूंगा, तो इससे आप लोग जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनको भी फायदा मिल सकेगा। क्लियर? तो आप लोग की बहुत दिन से ये प्रॉब्लम चल रही थी, और अब जो है इसका तरीका खोज निकाला मैंने। ओके, तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। कैसा लगा है आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आरबीआई के मौजूदा रेट्स देख लीजिए। रेपो रेट 4.9% हो गया है। कैश रिजर्व रेशियो 4.5% ही है, जो कि पिछली बार बढ़ा था, ठीक है, तब इतना था। एसएलआर 18% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ये भी इतना ही है। अस्थाई जमा सुविधा ये 4.65% किया गया है, इसमें 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई है। बैंक रेट देखिए ये 5.15% हो गया है। क्लियर है? बिल्कुल। तो अच्छा, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है एमपीसी,
इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भारत में जो भी ये रेपो रेट वगैरह होता है या मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स होते हैं, इनको डिसाइड करने का अधिकार इसी के पास होता है। अब इसमें होते हैं 6 मेंबर। 6 मेंबर में 3 तो मेंबर होते हैं आरबीआई से और 3 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से। तो अब आरबीआई के 3 और गवर्नमेंट के 3, ये टोटल मिलाकर के 6 हो गए और इनकी अध्यक्षता करता है आरबीआई का गवर्नर। ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का की अध्यक्षता कौन करता है? तो आरबीआई का गवर्नर करता है। तो शक्तिकांत दास जी इसकी अध्यक्षता किए और ये 2-2 महीने, 3-3 महीने में बैठक होती है। कभी इमरजेंसी बैठक भी बुलाई जा सकती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले बुलाई गई थी, अगर देश में स्थिति गड़बड़ चल रही होती है तो। ओके, तो यहाँ पर जो 6 सदस्य हैं इनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। डॉक्टर शशांक भिडे, डॉक्टर आसमा गोयल, डॉक्टर राजीव रंजन, प्रोफेसर जयंतार वर्मा, डॉक्टर माइकल देव पात्रा और शक्तिकांत दास जो कि अध्यक्ष हैं और आरबीआई के गवर्नर हैं। क्लियर, बिल्कुल समझ में आया। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, ये समिति जो होती है, यही डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स को। इतना क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, कल मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया था कि जितने लोग भी हैं दोस्तों, अगर आपको चाहिए कोई एक बुक और आप शुरुआत से तैयारी करना चाहते हो जिसमें आपको जीके भी मिल जाए, मैथ भी मिल जाए, रीजनिंग भी मिल जाए, ठीक है, करंट अफेयर भी मिल जाए, तो आप ये कॉम्बो बुक ले सकते हो इंग्लिश मीडियम में। और जितने भी लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CUET यूजी की, तो उनके लिए इससे बेटर बुक नहीं मिल सकती है। ये बुक आप मंगवा सकते हो अपने घर पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह पर अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको CUET के 10 शॉर्ट प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाते हैं, बिल्कुल आपको NTA सिलेबस पर, जो लेटेस्ट सिलेबस जारी हुआ है उस पर आधारित 2500 प्लस टॉपिक वाइज MCQs मिल जाते हैं और करंट अफेयर भी मिल जाता है ऑनलाइन फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से। बाकी जनरल नॉलेज वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा ही। और इसमें आपको क्वांटिटिव रीजनिंग मिल जाएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी मिलने वाली हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? तो बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों गोवा के सीएम ने। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी ने इसे लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे न्यूज आर्टिकल है, गोवा सीएम प्रमोद सावंत इंट्रोड्यूस बीच विजिल ऐप टू कीप आई ऑन बीचेस। देखिए बीचेस पर बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, कई बार हो जाता है छेड़छाड़ वगैरह या बहुत सारी चीज़ें, अटैक वगैरह या लूटपाट वगैरह चीज़ें हो जाती हैं। तो इन सब पर नज़र बनाए रखने के लिए और इन सब की शिकायतों को एक्सेप्ट करने के लिए, जिससे अगर कोई के साथ कुछ होता है तो वो शिकायत कर सके, तो इसके लिए ये बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के द्वारा। एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि पिछले 1 सालों में दोस्तों ऐसी घटनाएं 500% बढ़ी हैं। समझ लो 5 गुनी ज़्यादा बढ़ी हैं ये सब शिकायतें वगैरह। तो सरकार की जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है इसको लाना, इस ऐप को, ठीक है। और सिर्फ ऐप लाना ही बहादुरी नहीं है, इस पर तेजी से और सख्त एक्शन लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि गोवा वगैरह में ना सिर्फ भारतीय ही रहते हैं बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं और ऐसे में इंडिया की छवि भी खराब होने का खतरा रहता है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि सुरक्षा पहुँचाना समुद्री तटों पर, ठीक है, पर्यटकों को सुरक्षा देना और पर्यटकों को एक साथ अच्छा व्यवहार करना, उनको सारी सुविधाएं देना, उनकी हेल्प करना हर मामलों में। अगला, येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों सबसे निचले पायदान पर है। 180 देशों में ये रिपोर्ट जारी हुई सर्वे करके और 180वें स्थान पर भारत को रखा गया। ये रिपोर्ट येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा लिस्ट, भारत के पड़ोसी देशों की भी स्थिति और भारत की भी स्थिति। यहाँ पर पाकिस्तान 176 पे है, बांग्लादेश 177 पे, इंडिया 180 पे, अफगानिस्तान 81वें स्थान पर रखा गया है। अब पता नहीं क्यों 81वें स्थान पर रखा गया है, समझ में नहीं आ रहा है अफगानिस्तान को। श्रीलंका 132 पर, चाइना 160, नेपाल 162 पर है। ये इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है अभी, ठीक है। तो इसमें टॉप पर देखिए डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, माल्टा, स्वीडन, ये सभी हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखा गया और उसके आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई। बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेस्ट एरियाज, स्पेसीज प्रोटेक्शन इंडेक्स, एयर क्वालिटी, ठीक है, ये क्लाइमेट पॉलिसी सारा कुछ देखा गया है यहाँ पर। और आप लोग को अगर कोई आइडिया हो कमेंट करके बताइए अफगानिस्तान इतनी कम रैंक पर क्यों है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर नाइजीरिया भी भारत के ही साथ साझेदारी कर रहा है 180वें स्थान पर।
आप देख पाएंगे डेनमार्क और यूनाइटेड किंगडम 2050 तक अपने आप को जीरो कार्बन एमिशन देशों की लिस्ट में इसके उद्देश्य पर काम कर रहा है। भारत भी ऐसा एक्शन लिया है। भारत ने 2070 तक ऐसी घोषणा करी है कि हम भी अपने आप को जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बना देंगे। भारत ने यह भी घोषणा करी हुई थी कि 2047 तक हम अपने आप को ऊर्जा स्वतंत्र कर लेंगे, यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ये दोनों पॉइंट COP26 जो सम्मेलन हुआ था उसमें घोषणा करी गई थी। अगला, भारतीय सेना ने खान क्वेस्ट 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। ये कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोस्तों मंगोलिया में आयोजित किया गया खान क्वेस्ट 2022। ये 14 दिनों का एक अभ्यास है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे द प्रिंट का। इंडियन आर्मी जो है ये पार्टिसिपेट की हुई है एक्स खान क्वेस्ट में। ठीक है, मंगोलिया के द्वारा ये होस्ट किया गया और इसमें दोस्तों इसमें 17 देश लगभग में इसमें शामिल हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इसमें क्योंकि ये मंगोलिया में आयोजित किया गया है, मंगोलिया के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये अभ्यास जो है 14 दिनों तक चलने वाला है। तो वर्ल्ड मैप में देख पाएंगे दोस्तों, सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे ऊपर चाइना की तरफ और चाइना से जस्ट ऊपर आपको ये देश दिख जाएगा मंगोलिया। देखिए ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड है, यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है ये। और कजाकिस्तान जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, कजाकिस्तान के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है मंगोलिया। क्लियर है? कजाकिस्तान समझ लीजिएगा सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। मंगोलिया उसके बाद है। मंगोलिया की राजधानी क्या होती है? उलान बातार। उलान बातार यहाँ पर है इसकी कैपिटल। और यहीं पर दोस्तों गोबी डिजर्ट है। और गोबी डिजर्ट जो है ये देखिए गोबी, तो ये जो गोबी डिजर्ट है, गोबी का मरुस्थल है, ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल भी पूछा जाता है कहाँ पर है? मंगोलिया में, आप बताएंगे। और मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये उखानगिन खुरलसुख हैं। कौन है? उखानगिन खुरलसुख। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है टोग्रोग। क्या? टोग्रोग। अगला है, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया हुआ है। कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा के मानसर में अभी एशिया का लार्जेस्ट 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया हुआ है मारुति सुजुकी ने। तो ये अभी मारुति सुजुकी की तरफ से खबर आई कि मानेसर हरियाणा में ये स्थापित किया गया है और इससे आगे चल करके 28,000 मेगावाट बिजली प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस परियोजना के तहत ये होगा। मारुति सुजुकी ने इसकी घोषणा करी हुई है और प्रत्येक वर्ष लगभग 67,000 कारों को भी मैन्युफैक्चर किया जाएगा इस प्लांट में। ओके, मारुति सुजुकी दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है कार का। ठीक है, भारत में, तो इसने ये स्थापना करी हुई है। अगला, हाल ही में किसने आजादी के अमृत महोत्सव डिजाइन वाले सिक्के लॉन्च किए? तो देख लीजिए किन्होंने लॉन्च किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वाले सिक्के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किए हुए हैं। और इसमें देखिए ये सिक्के कई प्रकार के सिक्के हैं, यानी कि 1 के, 2 के, 5 के, 10 के और 20 रुपए के सिक्के हैं। इन सिक्कों में आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिज़ाइन बनाया गया है, जो कि हम लोग की आज़ादी के 75वें वर्ष की वर्षगांठ मनाने को लेकर के है। इस बार आपको पता होगा हम लोग 2022 में आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। 1947 से अगर आप जोड़ेंगे तो ओके, तो इसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बहुत पहले से और तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो इसी के क्रम में अभी ये सिक्के लॉन्च किए गए हैं। सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ स्मारक सिक्के नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कभी कभी लॉन्च किया जाता है ना कि इनके स्मृति में सिक्का लॉन्च किया गया, तो वो जनरली म्यूजियम में रख दिया जाता है। लेकिन ये जो सिक्के लॉन्च किए गए हैं ये प्रचलन का हिस्सा होंगे, यानी इसको हम आप भी ले सकते हैं, पा सकते हैं। ये हम आप तक भी पहुंचेंगे और जब ये प्रचलन में रहेंगे तो इससे हम लोग को याद दिलाते रहेंगे कि हाँ हम लोग 75वें वर्ष में चल रहे हैं आज़ादी के। क्लियर है? तो यानी ये प्रचलन का भी हिस्सा होने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप भी अपना इसको ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, पीडीएफ वगैरह के लिए, और वन लाइनर भी भेजी जाती है इसकी, तो आप वन लाइनर भी तैयार कर सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। बाकी रिसेंटली ये 2 ई बुक आई हुई है, इनके भी आप दर्शन कर सकते हो। अगर आपको लेना है तो एमजीटी ऐप से आप जा करके ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई के चौथे प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो एसबीआई ने अभी अपना चौथा प्रबंध निदेशक नियुक्त किया आलोक कुमार चौधरी को। देखो एसबीआई हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो, यहाँ पर ना 4 प्रबंध निदेशक भी हैं, 4 एमडी भी हैं।
मैनेजिंग डायरेक्टर, अध्यक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अध्यक्ष के अलावा 4 मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो एसबीआई में अभी क्या हुआ था कि अश्वनी भाटिया जी यहाँ से हटे थे, रिटायर हुए थे। कमेंट बॉक्स में आप बताइए अश्वनी भाटिया क्या नियुक्त किए गए, कहाँ पर नियुक्त किए गए? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया हुआ था। तो उनकी जगह पर अभी जगह खाली थी, तो यहाँ पर आलोक कुमार चौधरी जी को अपॉइंट किया गया न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई के रूप में। ठीक है, तो अब ये अश्वनी भाटिया की जगह पर आए हैं, जगह ले लिए हैं ये 31 मई को, जो कि वो हटे थे, रिटायर हुए थे। इससे पहले आलोक चौधरी ये डिप्टी एमडी थे और अब एमडी बन गए हैं। खुदरा व्यापार को ये देखेंगे और संचालन करेंगे, इसके ऑपरेशन में ये काम संभालेंगे। 4 एमडी कौन कौन से हैं टोटल? चल्ला श्रीवासलू शेट्टी, स्वामीनाथन जे और अश्वनी कुमार तिवारी और आलोक कुमार चौधरी। बाकी एसबीआई के बारे में बेसिक चीजें मैं नहीं बताने वाला हूं, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला, हाल ही में कहां पर शीतल षष्ठी पर्व महोत्सव मनाया गया? तो दोस्तों ओडिशा में ये मनाया गया शीतल षष्ठी पर्व या महोत्सव। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे। शीतल षष्ठी जो फेस्टिवल होता है ये भगवान शिव और पार्वती जी के एंगेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी संभलपुर में ओडिशा में ये सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो शीतल षष्ठी जो है सप्ताह भर चलता है और बहुत ही फेमस यहाँ का त्यौहार होता है। भगवान शिव और देवी पार्वती को के विवाह पर ये समर्पित होता है। क्लियर है, एक भव्य कार्निवाल के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा के कुछ और भी प्रमुख महोत्सव हैं, जैसे आपको बोईता बंदना याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। छऊ महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, ठीक है, धानु यात्रा, बाली यात्रा दोनों पूछा जाता है। राजा परबा, नुआखाई महोत्सव भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर। बाकी उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें तो उड़ीसा ही तो वो राज्य है दोस्तों जिसने अभी हाल ही में अपने कैबिनेट को भंग किया था और नए कैबिनेट का गठन किया, जहां पर 21 के आसपास में नए मंत्रियों ने शपथ ली। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं और एस मुरलीधर जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। उड़ीसा आप मैप में देख पाओगे, यहाँ पर है। अपना बॉर्डर ये शेयर करता है किससे किससे? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, इसके बाद इधर झारखंड से और इधर पश्चिम बंगाल से। ये 1 अप्रैल 1936 को 1936 को अलग हुआ था बंगाल और बिहार से, कह सकते हैं हम लोग। तो इसी वजह से 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। घुमरा छाऊ यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, चंदका हाथी विहार ये प्रमुख यहाँ के नेशनल पार्क हैं। जिलों की संख्या है 30। अगला, भारतीय महिला टीम की महान क्रिकेटर मिताली राज ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा करी हुई है? तो दोस्तों क्रिकेट के एक युग का समझ लीजिए अंत हो गया। क्रिकेट जगत की, इंडियन क्रिकेट जगत की महान क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर्स में मिताली राज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है इंटरनेशनल मैचेस से। मिताली राज दोस्तों, आप बचपन से नाम सुनते होंगे, तो महिला क्रिकेटर का जब नाम आता होगा तो सबसे पहले दिमाग में आपको एक ही नाम मिलता होगा, मिताली राज। इन्होंने भारत के लिए दोस्तों 12 टेस्ट मैच खेले। हालांकि विमेंस टेस्ट कारण ये था कि ज़्यादा उतना पॉपुलर होता नहीं है, बाद में शुरू भी किया गया। तो इसमें इन्होंने 699 रन बनाए, हाईएस्ट 214 का रहा। अगर बात करें ओडीआई की, ओडीआई 232 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं और सबसे ज़्यादा रन 7,805 रन बनाए हैं, जिसमें 125 इनका हाईएस्ट रहा है। टी20 में 89 टी20 खेले इन्होंने, 2364 रन बनाए, 97 हाईएस्ट इनका रहा है स्कोर। तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है, एक प्रकार से कहें संन्यास की घोषणा है, वो दी हुई है बीसीसीआई को, ये सबमिट करी हुई है। पढ़ने का मन हो पढ़ सकते हैं आप। तो इनके कुछ अगर हम लोग अचीवमेंट पर जाएं तो दोस्तों इनको सबसे ज़्यादा विश्व कप मैचों में कप्तानी करने का इन्हीं के नाम रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले महिला खिलाड़ी यही हैं। सबसे ज़्यादा साल तक क्रिकेट कैरियर इनका रहा है, 23 साल के लगभग में इनका क्रिकेट कैरियर रहा है, जो कि सचिन तेंदुलकर के साथ समझ लो सबसे बड़ा है। सचिन तेंदुलकर भी पीछे कर दिए, वो 22 साल तक थे। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन इन्हीं के नाम है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है 2021 में। 2003 में अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं 2015 में। ओके, तो बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम है और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं इनके नाम। सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का, सबसे ज़्यादा मैचों में, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब भारत की समझ लो बहुत बड़ी खिलाड़ी थी। अब इनका इनका क्रिकेट का कैरियर जो है इंटरनेशनल का, वो अब समाप्त होता है। तो थैंक यू मिताली राज।
तो फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और कैसा लगा है ये न्यूज़ आर्टिकल वाला जो सिस्टम मैंने शुरू किया है इमेज की जगह पर, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। पंजाब सरकार ने अभी भगत सिंह जी के नाम पर एक राज्य पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत करी हुई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो हैं ये सीपीआईएम पार्टी से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब बात करेंगे आज के दिन के क्वेश्चंस की। आज आपसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि नाटो जो है ये किस प्रकार का एक संगठन है। ठीक है, कौन सा संगठन है, किसके लिए है, और इसके बारे में आप सारी चीजें बता सकते हो। आईफा अवार्ड देखते हैं आपको कितना याद हुआ। बेस्ट फिल्म बताओ, और भी जो भी अवार्ड्स मिले हैं उनको कमेंट करके बताओ। ठीक है, जो लोग ज़्यादा डिटेल में आंसर करेंगे उनको मैं दूंगा हर्ट। तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, एमजेटी पर, तो आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारे कोर्सेज भी ले सकते हो, ई बुक भी ले सकते हो। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।